आज मैं एक ऐसी वीरांगना की बातें बताने जा रहा हूं जो भारत को आज़ाद कराने में अहम भूमिका निभाई है। वह वीरांगना अंग्रेजों को छक्के छुड़ा दी और उस समय उनका ही नाम था। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। झांसी वाली रानी को आज तक सभी याद करते हैं, लेकिन वह झांसी की रानी जो अपने पुत्र को पीठ पर बांधकर अंग्रेजों से रणभूमि में लड़ती थी, उनका पुत्र का क्या हुआ, उनके परिवारजनों का क्या हुआ, उनके किले का क्या हुआ, कहाँ के रहने वाली थी, किनकी बेटी थी, किनकी बहन थी, और उस बेटे का क्या हुआ, आइए हम बताते हैं। लेकिन उससे पहले अगर अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को कर ले सब्सक्राइब, और वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक कर देंगे। तो आइए हम पूरी कहानी को विस्तार से बताते हैं कि वह झांसी की रानी जो वीरांगना झांसी की रानी का वह बेटा का क्या हुआ, जो रणभूमि में पीठ पर बांधकर लड़ा करती थी। आइए मिलाते हैं झांसी की रानी के पूरे परिवार। झांसी की रानी एक वीरांगना की दर्द भरी कहानी। रानी लक्ष्मीबाई मराठा शासित झांसी राज्य की रानी और 1857 की राज्य क्रांति की द्वितीय शहीद वीरांगना थी। उन्होंने सिर्फ 29 साल की उम्र में अंग्रेज साम्राज्य की सेना से युद्ध किया और रणभूमि में वीर गति को प्राप्त हुई। बताया जाता है कि सिर पर तलवार के वार से शहीद हुई थी लक्ष्मीबाई। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने अपने दंतक पुत्र दामोदर राव को पीठ पर बांधकर युद्ध के मैदान में अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए थे। रानी लक्ष्मीबाई का विवाह झांसी स्टेट के महाराजा गंगादाव निवालकर के साथ मई 1842 में हुआ था। 1851 में उन्होंने पुत्र दामोदर राव को जन्म दिया, लेकिन 4 महीने बाद ही उसका निधन हो गया। सुभद्रा कुमारी चौहान की वह झांसी की रानी की कविता आज लोगों के जुबान पर है। चमक उठी सन 57 में यह तलवार पुरानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। आखिरकार रानी लक्ष्मीबाई के मौत के बाद उनके बेटे को जीना पड़ा था अभिशप्त जीवन। 18 जून 1858 को वीर गति को प्राप्त हुई रानी लक्ष्मीबाई की पीठ पर बंधा दामोदर राव आपको याद है, लेकिन रानी की मौत के बाद दामोदर राव की जीवन कैसे गुजरा? हिंदुस्तान के व्यवहार से परेशान दामोदर राव को क्यों अंग्रेजों की मदद पर पड़ना पड़ा? आइए जानते हैं पूरी कहानी को। दामोदर राव, जिनका असली नाम आनंद राव था, की कहानी बड़ी ही दुखदायी है। रानी के मृत्यु के बाद उन्हें काफ़ी कष्ट सहना पड़ा, यहाँ तक कि भिक्षा मांगकर समय काटना पड़ा। दानी भिखारी बन गया, जिसने कभी सूखी रोटी का नाम तक भी नहीं जान पाया था। दानी भिखारी बन गया, जिसने कभी सूखी रोटी का नाम नहीं सुना, उसे सूखी रोटी खानी पड़ी। कोमल सैया की जगह पथरीली मिट्टी पर खुले आसमान के नीचे सोना पड़ा। कितना कष्ट भरा जीवन रहा होगा, आप सोच सकते हैं। झांसी की रानी के वंशज आज भी जीवित हैं, किंतु गुमनामी के अंधेरे में। गंगाधर राव के साथ ब्याही जाने के बाद लक्ष्मीबाई ने 1851 में एक पुत्र को जन्म दिया, किंतु दुर्भाग्यवश 4 माह बाद ही उसकी असमय मृत्यु हो गई। पुत्र के मृत्यु के पश्चात झांसी के राजा गंगाधर राव भी बीमार रहने लगे, जिसके कारण शीघ्र ही झांसी सिंहासन के लिए उत्तराधिकारी की आवश्यकता महसूस होने लगी। क्योंकि उन दिनों अंग्रेजों की एक विस्तारवादी नीति थी, जिसके अनुसार यदि किसी राज्य का उत्तराधिकारी न हो अथवा राजा के निसंतान होने पर उसका राज्य ब्रितानी साम्राज्य का हिस्सा बन जाता था। रानी लक्ष्मीबाई के बेटे के निधन के बाद 19 नवंबर 1853 को 5 वर्षीय आनंद राव को झांसी के उत्तराधिकारी के रूप में गोद लिया गया, लेकिन ब्रिटिश सरकार ने इसे नहीं माना और झांसी 1853 में अंग्रेजी साम्राज्य का हिस्सा बन गया। आनंद राव, जो रानी के दंतक पुत्र दामोदर राव नेवालकर के नाम से जाने जाते हैं, उनका जन्म झांसी के राजा गंगाधर राव नेवालकर के खानदान में
48 ईस्वी में हुआ था। आनंद राव के वास्तविक पिता का नाम वासुदेव राव नेवालकर था। उनके जन्म के समय राज ज्योतिषी ने उनके भाग्य में राज्य योग होने तथा उनके राजा बनने की भविष्यवाणी की थी। अंग्रेजों के राज्य हड़पने की नीति, घोर अत्याचारों तथा शोषण से त्रस्त समस्त भारत 1857 में अंग्रेजों को देश से भगाने के लिए कमर कसली तथा भारी विरोध के साथ प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का बिगुल बज उठा। इस युद्ध में वीरांगना झांसी की महारानी लक्ष्मीबाई भी अपने सहयोगियों तथा सैनिकों के साथ धरती माँ को अंग्रेजों से मुक्त कराने के लिए अपना श्रेष्ठतम योगदान दे रही थी। उन्होंने कई मोर्चों पर अंग्रेजों को परास्त किया। युद्ध के दौरान जब अंग्रेजी सेना झांसी के किले में प्रविष्ट हो गई, तब 4 अप्रैल 1858 को रात में रानी लक्ष्मीबाई दामोदर राव को अपने पीठ पर बांधकर अपने 4 सहयोगियों के साथ वहां से कूच कर गई। 24 घंटे में 93 मील की दूरी तय करने के बाद सब कालपी पहुंचे, जहां उन्हें नाना साहब तथा तात्या तोपे मिले। वहां से वे सब ग्वालियर की तरफ निकले। अपने अंतिम दिनों में तेज होती लड़ाई के बीच महारानी ने अपने विश्वास पात्र सरदार रामचंद्र राव देशमुख को दामोदर राव की जिम्मेदारी सौंप दी। ग्वालियर फुलबाग के पास युद्ध करते हुए 18 जून 1858 को रानी ने अपना बलिदान दे दिया। इधर महारानी के मृत्यु के पश्चात रामचंद्र राव देशमुख 2 वर्षों तक दामोदर को अपने साथ लिए ललितपुर जिले के जंगलों में भटकते रहे। रानी के मृत्यु के 3 दिन बाद तक ग्वालियर में छिप कर रहने के बाद रामचंद्र राव देशमुख तथा रघुनाथ सिंह के नेतृत्व में युद्ध में जीवित बचे रानी के 60 विश्वास पात्र दामोदर राव को लेकर चंदेली बुंदेलखंड की तरफ प्रस्थान कर गए। उस समय उनके पास 60 ऊंट तथा 22 घोड़े के साथ 60,000 रुपये भी थे। मार्ग बहुत असहनीय था। अंग्रेजों के साथ डर के कारण रास्ते में इन लोगों को कोई मदद भी नहीं देता, ना ही रहने के लिए शरण। ईश्वर की अजीब लीला थी कि जिसके लिए महारानी लक्ष्मीबाई ने अपने प्राण दे दिए, जिन्हें वे अपने शरण में रखती थी, आज वे लोग ही उनके बेटे तथा लोगों को भोजन तक नहीं दे रहे हैं। किसी गांव में रहना इन सभी लोगों के लिए असंभव हो गया था, जिसके कारण ये लोग दामोदर राव को लेकर ललितपुर के जंगल की तरफ चले गए। रहने लायक व्यवस्था तथा सामानों के नहीं रहने के कारण इन्हें खुले आसमान के नीचे घासों पर सोना पड़ता था। गर्मी के महीने में तेज धूप के कारण शरीर की त्वचा जल जाती थी। खाने के लिए कुछ भी नहीं रहता, फलत जंगली भुट्टे तथा फल खाने पड़ते थे। कुछ समय बाद वर्षा ऋतु आ गई और पूरे जंगल में बाढ़ की तरह पानी फैल गया। ये दिन सभी लोगों के लिए बहुत कष्टप्रद थी। बहुत जरूरी पड़ने पर समूह से कोई एक व्यक्ति प्राण हथेलियों पर रखकर गांव जाता तथा जरूरत की वस्तुएं ले आता। इन लोगों को जीवन जानवरों से भी बदतर हो गया। उन्हीं दिनों ईश्वर की कृपा से एक गांव का मुखिया बहुत अनुरोध करने पर उन लोगों की मदद के लिए तैयार हो गया। वो 500 रुपया हर महीने, साथ ही 9 घोड़े तथा 4 ऊँट देने के बदले इन सभी 60 लोगों के लिए आवश्यक वस्तुएं, भोजन सामग्री तथा अंग्रेजों के बारे में जानकारियां देता था। वर्षा के कारण एक साथ रहना इन 60 लोगों के लिए संभव नहीं था, जिसके कारण रघुनाथ सिंह के कहने के अनुसार सब कई समूहों में बंटने लगे। दामोदर राव के समूह में 11 लोग थे जो उनकी देखरेख किया करते थे। कुछ दिनों के बाद दामोदर राव का समूह वेत्रावती वेतवा नदी के पास स्थित एक गुफा में रहने लगा। इस दौरान दामोदर राव हमेशा बीमारी से अस्त रहते थे। धीरे धीरे सभी समूह के लोग जहां तितर बितर बिखर गए, जिसे जहां आश्रय मिला वे वहीं पहचान छिपा कर रहने लगे। कुछ इसी तरह से लुका छिपी का खेल खेलते हुए जीवन जीते रहे। कई लोगों ने सहायता की और कई लोगों ने नकार दिया, लेकिन जीवन जीना था। एक दिन जब दामोदर राव नेवालकर 5 मई 1860 को इंदौर पहुंचे थे, तब इंदौर में रहते हुए उनकी चाची, जो दामोदर राव की असली माँ थी, उन्हें अच्छे ढंग से पारिवारिक रूप से अपने साथ रखी और बड़े होने पर दामोदर राव का विवाह भी करवा दिया। कहानी यूं ही जारी रहेगा। अगले वीडियो में मैं बताऊंगा कि आखिर वह झांसी की रानी का बेटे का आगे का पड़ाव क्या था, क्या हुआ, कैसे जीवन जीते। आज झांसी के रानी के अन्य सहयोगी और परिवारगण कहाँ रहते हैं। तो बने रहें हमारे साथ। यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।